सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को जनरली, मुझे भी पहले प्रॉब्लम होती थी यहाँ पे मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ में। यहाँ क्या बोला गया है कि मैं आपको बताती हूँ। मे प्रिज्यूम, पहले हमें ये जानना होगा कि प्रिजम्पशन है क्या, उसके बाद हम जानेंगे कि ये मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। प्रिजम्पशन मतलब होता है एक तथ्य को मान लेना, किसी चीज़ को हम मान लेते हैं। जैसे मैथ्स हम जब पढ़ते थे तो XYZ हम मानते थे ना, कि कोई रेशियो नहीं है तो वहाँ X मान लिया। उसी तरह कोर्ट भी अपना एक मैथ बनाता है जिसमें ये प्रिज्यूम्पशन करता है और मान लेता है। अब यहाँ पे कहा गया वेन एवर इट इज़ अ प्रोवाइडेड को मैंने कूल इसलिए किया है जब यहाँ पे दिया जा रहा है प्रोवाइडेड, मतलब इस एक्ट में कहा जा रहा है कि द कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। इट्स टोटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मेल वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे कोर्ट को किसी भी हार्ड एंड फास्ट रूल से बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप इसको मानो, आपको इसे मानना ही होगा। यहाँ पे कोर्ट को सिंपली कहा गया है कि इसे एक बार देख लो, आपके ऊपर है, आपकी डिस्क्रिशनरी पावर पे है कि आप इसे मानते हो या नहीं, किसी फैक्ट को। इट मे बी आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज अ प्रूफ, अगर कोर्ट उसे मान लेता है तो वो जो फैक्ट है या तो प्रूव्ड माना जाएगा, टोटली प्रूव्ड है, और कब तक प्रूव्ड माना जाएगा, जब तक कि ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ डिसप्रूव, जब तक कि ना इसे हम डिसप्रूव कर देते हैं, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या उसे प्रूफ मांगने के लिए कहा जाए कि आप इसका प्रूफ दो। जैसे यहाँ पर हमने लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में पढ़ा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम। यहाँ पे जनरली लिमिटेशन का टाइम एक्सटेंड नहीं होता है, बट सेक्शन 5 में अगर कोर्ट चाहे और कोई रीजनेबल सिचुएशन दिखाए कि हाँ मैं इस टाइम पे नहीं आ पाया, इसलिए मेरा टाइम को मुझे लग गया, मैं अपने लिमिटेशन टाइम के अकॉर्डिंग मैं नहीं फुलफिल कर पाया। यहाँ पे एक केस है सबरी देवी वर्सेस धोबी नायक। इस केस में कहा गया था कि एक बहुत ही ओल्ड पर्सन था जो एटलीस्ट 60 के एज का था, एज उसकी 60 थी, उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया। उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, वो ए पर्सन था 60 का एज का, बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण उसने लिमिटेशन पीरियड से एक्स्ट्रा 40 दिन बाद 40 डेज़ में सूट फाइलिंग किया। उसने एक प्रिस्क्रिप्शन जारी किया, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसने एक प्रिस्क्रिप्शन डाला जिसमें लिखा था उस व्यक्ति को 11 दिन लगे ठीक होने में। अब यहाँ पे कोर्ट उसे कहता है कि भाई तुझे तो 11 दिन लगे ठीक होने में, तू और 3 दिन क्या किया? तो वो कहता है कि मैं तो जो कि 60 का हूँ और बीमार पड़ गया था, मुझे 11 दिन लगे ठीक होने, बाकी के 3 दिन मुझे स्ट्रेंथ लेने में टाइम लगा, कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार था, मुझे थोड़ा सा वीकनेस को ठीक करने में, बीमारी हालांकि थी नहीं, चली गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ठीक होने में कि मैं विलेज से टाउन में जाके अपने आप को रिकवर करके सूट फाइलिंग कर पाऊँ, उसके लिए मुझे 3 दिन का टाइम लगा। तो जो 3 डेज़ का जो टाइम है, ये कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि ये बूढ़ा व्यक्ति है। सो अब यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं, कोर्ट में प्रिज्यूम ऑफ फैक्ट, कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम कर लिया एज अ प्रूफ, ठीक है। लेकिन इसी केस से रिलेटेड अगर हम कहेंगे कि भाई कोर्ट ने प्रूव कर लिया, जब तक कि ना डिसप्रूव हो, अब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आके कहता है कि नहीं वो 11 दिन में ठीक था, उसका कोई डांस का वीडियो या वो कुछ और भी काम किया, या बाहर भीतर वो निकला, बैंकिंग वगैरह का कुछ काम किया, और वो डॉक्यूमेंट आके कोर्ट में थर्ड पर्सन सबमिट कर देता है कि भाई ये जो बूढ़ा व्यक्ति था 12वें दिन पे बैंक का काम किया है अपना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसप्रूव हो जा रहा है, यहाँ पे उसकी बात को डिसप्रूव कर दिया जा रहा है। अब ये जब तक कि ना डिसप्रूव हो तब तक तो इसको प्रूव कर लिया गया। अब वो बोलता है कि नहीं मैं तो बैंक में गया ही नहीं, मैं तो घर पे था, तो कोर्ट क्या बोलेगा, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, मतलब आप प्रूफ दो कि ठीक है आप 3 दिन बेड पे थे, आप घर से बाहर नहीं निकले हो, क्योंकि पहले तो कोर्ट ने मान लिया, मैं प्रिज्यूम कर लिया, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर था, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। अब इसी ने आके यहाँ पे डिसप्रूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट बोलेगा कॉल फॉर इट, प्रूफ ऑफ इट, कि आप प्रूफ दो, या डिफेंस में जो है वो प्रूफ दे, या वो बूढ़ा व्यक्ति प्रूफ दे, दोनों में से कोई प्रूफ दो कि वो व्यक्ति बैंक में गया था, या बूढ़ा व्यक्ति प्रूफ दे कि आप बैंक में नहीं गए थे। आई थिंक आपको प्रिजम्पशन समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने मे प्रिज्म पढ़ा, मे प्रिज्म से रिलेटेड कुछ सेक्शंस है जिसे हम आज डिस्कस करते हैं। 86, 87, 88, 90, 90A
फर्स्ट हम देखते हैं 86 प्रिजम्पशन एज टू द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा कोई मामला फॉरेन में चला, उसका कोई सर्टिफाइड कॉपी मैं यहाँ पे इंडियन कोर्ट में प्रोड्यूस करती हूँ, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है और जो जजेस है ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर होगा, उसका डिस्क्रिशनरी पावर होगा कि वो ये प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ ये जो मैं भी डॉक्यूमेंट फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ कि हाँ फॉरेन में मुझे ये जजमेंट मिला था या फॉरेन में मुझे ये सजा या कुछ भी मुझे ये मिला है, तो ये जो प्रोड्यूस कर रही हूँ ये ओरिजिनल है। लेकिन यहाँ पे मे प्रिज्यूम है, यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम कर भी सकता है या तो बोलेगा नहीं भाई तुम कोई और प्रूफ लेके आओ, मैं ये प्रिज्यूम नहीं करता हूँ, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड यहाँ पे बोलता है 87 प्रिजम्पशन एज टू द बुक मैप एंड चार्ट्स। यहाँ पे बड़े सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है और कन्फ्यूजन होती है कि बुक मैप और चार्ट्स में जो दिया हुआ है कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि हाँ वो सही है। जस्ट लाइक मैप पे कोई गलत एड्रेस दिया हुआ है, जैसे मेरा एड्रेस नहटी का है तो मैप में मेरा एड्रेस या कोई सेलिब्रिटी या अनॉल का एड्रेस दिया हुआ है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि वो जो मैप में एड्रेस दिया या चार्ट या बुक में जो एड्रेस दिया हुआ है वो जो दिया हुआ वो सही एड्रेस है। इन सारी चीज़ों इन सारे टॉपिक्स को लेके ये सेक्शन डील नहीं करता है। यहाँ पे ये डील करता है जैसे कोई एक बुक पब्लिश हुआ, जैसे अब 87 ये कहता है कि जो बुक्स मैप्स और चैट किसी चीज़ को बताता है, बुक्स किसी चीज़ रेलिवेंट सेक्शंस वगैरह डील करता है, जैसे हमारा बियर्स एक्ट्स एंड ऑल, मैप कोई पर्टिकुलर लोगों का क्या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ का जो इंडिकेशन करता है, या चैट्स जो बता रहा है चार्ट्स किसी बारे में, जैसे जुडिशरी का भी चार्ट्स निकलने वाले हैं या हमारे एग्जाम के जो शेड्यूल चार्ट्स जो भी आते हैं, ये उसमें ये प्रिज्यूम करता है कि जिसने लिखा है पब्लिशर का नाम और उसका एड्रेस जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ये प्रिज्यूम करता है। जस्ट लाइक अ बुक, हमारा लॉ ऑफ एविडेंस, इसके अंदर अगर कोई भी गलती होगा तो ये कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे लोकल कस्टम लॉ में अगर कुछ गलती कर रहा है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा इसमें जो लिखा हुआ है वो सही है। कोर्ट यहाँ सेक्शन 87 में ये प्रिज्यूम करता है कि बटुकलाल जो पब्लिशर का नाम लिखा है ये एविडेंस एक्ट बटुकलाल ने लिखा है, जब तक कि ना कोई थर्ड पर्सन आके ये कहे कि नहीं ये एविडेंस एक्ट बटुकलाल का नहीं किसी और पर्सन का है। समझ में आई बात कि इसमें जो लिखा हुआ है कंटेंट उसको वो प्रिज्यूम नहीं करते, या पब्लिशर का नाम और एड्रेस बुक किसका है कहाँ से पब्लिश हुआ ये प्रिज्यूम करता है कोर्ट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। सेक्शन 88 क्या प्रिज्यूम्पशन करता है? सेक्शन 88 प्रिज्यूम करता है टेलीग्राफिक मैसेज। पहले तो तार होता था, अभी तो व्हाट्सअप चैट्स एंड ऑल है, तो पहले हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ पे मैसेजेस डालने पड़ते थे, जिसको मैसेजेस चाहिए उसका नाम डालना पड़ता था। तो यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बड़े सारे लोगों को कि जैसे कि मैं एज अ ज्योति शाह मैंने वहाँ पे टेलीग्राफ में ज्योति शाह नाम वहाँ पे डाला, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि ये टेलीग्राफ ज्योति शाह ने भेजा है। कोर्ट का प्रिजम्पशन का काम 88 में यही होता है कि ये जो टेलीग्राफ डाला गया है किसके लिए डाला गया, क्या मैसेज। कोर्ट सिर्फ यही प्रिज्यूम करेगा कि मैं एज अ ज्योति शाह किसी एक्स को अपना टेलीग्राफ भेज रही हूँ, तो वो ये प्रिज्यूम करेगा ये टेलीग्राफ एक्स के लिए थे, ना कि ज्योति शाह ने डाला, क्योंकि हो सकता है किसी वाई ने मुझे दिया हो, ज्योति शाह के थ्रू गया है कि ज्योति शाह ने दिया, ये प्रिज्यूम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ यही प्रिज्यूम होगा किसको गया है, और जो मैसेज है वही मैसेज वो बंदा या बंदी डालना चाहता था। ओके, अब हम 19 में आते हैं। 90 में ये बोलता है कि जो प्रिजम्पशन है यहाँ पे हमारा सेक्शन 19 में कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू बी द 30 ईयर्स ओल्ड। प्रिजम्पशन हम ये कहेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको हम कोई भी रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जिसको 30 ईयर्स ओल्ड को प्रिज्यूम करेंगे। अब प्रिजम्पशन कैसे करते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ पेपर्स वगैरह देख के कर सकते हैं, लेकिन हमारे सेक्शन में 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिज्यूम करने को कहा गया है। सेक्शन 30 में एक डॉक्यूमेंट को ऐसे प्रिज्यूम किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड है। हम कैसे जानेंगे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो 30 ईयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है। सेक्शन में हमें ये बताया गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में जो अटेस्टेड या सिग्नेचर होता है वहाँ पर डेट होता है, उस डेट अगर मेंशन है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ वो डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड 5 ईयर्स ओल्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है जो 5 ईयर्स ओल्ड है या नहीं, ये हम प्रिज्यूम करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, व्हाट्सअप चैट्स एंड एस्ट्रोस की चैट हिस्ट्रीज होती है जहाँ पे डेट वगैरह मेंशन होती है, जस्ट लाइक अ फोटोग्राफ। आजकल की फोटोग्राफ में हम डिटेल्स में जाके उसका रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, तो उसे हम ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है जब तक कि ना कोई प्रूफ करे कि नहीं यहाँ पे कुछ अल्टर किया गया हो। अब यहाँ पे देखेंगे सेल्फ प्रिज्यूम। वेन एवर डायरेक्टेड बाय द एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज अ प्रूफ अनलेस एंड अनटिल इट इज अ डिसप्रूफ। यहाँ पे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम किसे कहा गया है, पहले ये देखेंगे। सेल्फ प्रिज्यूम ये मैंडेटरी प्रोविजन है आप कोर्ट का कि आपको मानना ही पड़ेगा कि ये प्रिजम्पशन आपको मानना जब तक कि ना इसको डिस्प्रूव कर जाए। यहाँ पे दिया गया है व्हेन इट इज डायरेक्टेड बाय द एक्ट, इस एक्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिया गया है किसको, कोर्ट को, कि आप मानो, सेल है यहाँ पे कि आप मानो, प्रिज्यूम करो उस फैक्ट को। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज अ प्रूफ, कि ये जो फैक्ट है सच में वो प्रूफ है।
जब तक कि ना इसको डिस्प्रूव कर दिया जाए। तो कोर्ट अपना माइंड चेंज कर सकता है। तो जहाँ पे कोई प्रूफ या कुछ भी लाके हम कोर्ट का माइंड चेंज करवा सकते हैं, उस फैक्ट्स को हम, उस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम रिव्यूटेबल कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर किसी ए और बी का डिवोर्स चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, डिवोर्स प्रोसीडिंग, ठीक है, उस बीच एक बच्चा हुआ सी, यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, रिज्यूम करेगा कि बच्चा जी के मेट है, क्योंकि भाई अभी तो केस चल रहा है ना इन लोगों का डिवोर्स का। तो कोर्ट ने क्या पकड़ा, इलेजिटमेसी को, बच्चे की इलेजिटमेसी को पकड़ लिया, इस फैक्ट को। इलेजिटमेट बच्चा, ये भी तो एक फैक्ट है ना, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ाया। अब इस फैक्ट को कोर्ट ने पकड़ के रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बी और ए का डीएनए टेस्ट होता है। टेस्ट में ये रिपोर्ट आता है कि जो बच्चा है सी लेजिटिमेट है, मतलब ये जो बच्चा है इन दोनों का है। केस प्रोसीडिंग के दौरान ही इन दोनों के बीच में कुछ आपसी रिलेशंस हुए, इंटरकोर्स हुए, और ये बच्चा उनका रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने एक फैक्ट तो को पकड़ा है, खुद से वो फैक्ट डिस्प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे डिस्प्रूव किया जा सकता है। बट आप एक बात बताओ, ये जो कंक्लूसिव प्रूफ था, जो आरपीसी का सेक्शन हमने 82 में बोला, वहाँ पे तो मैंने वीडियो भी डाल दिया कि हाँ 7 ईयर्स का बच्चे ने उस क्राइम को किया है, उस बच्चे ने कन्फेशन भी कर दिया, उस बच्चे ने रिटर्न भी दे दिया, आई विटनेस भी मिल गया, जिसको उसने अटेम्प्ट टू मर्डर, शायद अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो, तो अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको किया वो बच गया, शायद उसने भी एक एविडेंस दी कि हाँ इस बच्चे ने मुझे छुरा भोंका था। तो भी कोर्ट क्या इसे गिल्टी मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ। भाई आप माथा पीट लो, जो करना है कर लो, इसको कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ ही मानता है। लेकिन एक जगह पे इसको, जो बच्चा है 7 ईयर्स का, उसको गिल्टी मानेगा कब? अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूँ कि जो बच्चा है वो 7 ईयर्स का नहीं है, 8 ईयर्स का है, तो कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं जाएगा, वो सेल्फ प्रिज्यूम में प्रिज्यूम में चला जाएगा, क्योंकि 7 ईयर्स को ही कंक्लूसिव प्रूफ में माना था। उसे 1 ईयर्स अगर बढ़ गया है बच्चे का, कि दिखने में 7 ईयर्स का लगता है लेकिन वो 7 ईयर्स का नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट्स या कुछ भी इशू कर दिया गया, तो क्या होगा, उसको बदला जा सकता है। तो वो इरेबुटेबल से कहाँ कन्वर्ट हो गया, रिबुटेबल में। देखेंगे प्रिजम्पशन कितने टाइप्स के होते हैं। प्रिजम्पशन 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट तो हम किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर प्रिज्यूम कर सकते हैं, बट मेनली कोर्ट के ऊपर बाउंड किसका रहता है? मेनली कोर्ट के ऊपर बाउंडिंग पावर रहती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, क्योंकि कोई भी बात लॉ कह रहा है तो पावर वेट उसमें ज़्यादा होगा। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ 2 टाइप्स के होते हैं, इरिबुटेबल, रिव्यूटेबल। हम यहाँ पे देखेंगे इरिबुटेबल के नीचे मैंने कंक्लूसिव प्रूफ क्यों लिखा है। ये हमने इसलिए लिखा है कि कोई भी एविडेंस, कुछ भी फैक्ट आपके प्रिजम्पशन वाले इरिबुटेबल पोर्शन को चेंज नहीं कर सकता। जस्ट लाइक आईपीसी का सेक्शन हमारा 82, यहाँ पे कहा गया है कोई भी चाइल्ड जो अंडर एज 7 ईयर होगा, 7 ईयर्स के अंडर का कोई भी चाइल्ड अगर क्राइम करता है तो उसे इनोसेंट माना जाता है। ये जो आता है ना, ये हमारा इरिबुटेबल में आता है। और जो प्रिजम्पशन का 3rd पार्ट है कंक्लूसिव प्रूफ, उसके अंदर आता है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा कितना भी प्रूफ कर ले कि वो 7 ईयर का है, तो क्या हुआ, उसमें बहुत पावर है सोचने का, उसी ने किया है। आप वीडियो प्रोड्यूस करो, आप ले जाके उसका कन्फेशन कर दो, या आप उसका कोई भी लिखित, रिटन में, ओरल में कुछ भी कर दो, कुछ भी प्रूफ आप ला दो, यहाँ पे कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि सेक्शन 82 के अंदर है ये बच्चा, और जिसका ईयर है 7 ईयर्स, वो इनोसेंट ही है, उसकी कोई गलती नहीं है। क्लियर? अब रिव्यूटेबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम आते हैं। रिव्यूटेबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा एविडेंस है कि कोर्ट ने पकड़ के रखा है, मे प्रिज्यूम या सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट ने तो पकड़ के रखा है, यहाँ अपने मन से पकड़ा है और यहाँ पे एक्ट ने पकड़ा दिया है कि भाई आप पकड़ लो उस फैक्ट को। तो यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको कोर्ट ने पकड़ के रखा है कि हाँ ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इसको आप पकड़ के रखो फैक्ट को। लेकिन कोई 3rd पार्टी आके यहाँ पे बोलता है कि नहीं आप गलत हो, यहाँ पे आपने जो पकड़ा वो सही नहीं है, तो कोर्ट अपना माइंड चेंज कर सकता है। तो जहाँ पे कोई प्रूफ या कुछ भी लाके हम कोर्ट का माइंड चेंज करवा सकते हैं, उस फैक्ट्स को हम, उस प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम रिव्यूटेबल कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर किसी ए और बी का डिवोर्स चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, डिवोर्स प्रोसीडिंग, ठीक है, उस बीच एक बच्चा हुआ सी,
यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, रिज्यूम करेगा कि बच्चा जी टिमेट है, क्योंकि भाई अभी तो केस चल रहा है ना इन लोगों का डिवोर्स का। तो कोर्ट ने क्या पकड़ा, इलेजिटमेसी को, बच्चे की इलेजिटमेसी को पकड़ लिया, इस फैक्ट को। इलेजिटमेट बच्चा ये भी तो एक फैक्ट है ना, जो हमने सेक्शन 3 में पढ़ाया। अब इस फैक्ट को कोर्ट ने पकड़ के रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है, बी और ए का डीएनए टेस्ट होता है। टेस्ट में ये रिपोर्ट आता है कि जो बच्चा है सी लेजिटिमेट है, मतलब ये जो बच्चा है इन दोनों का है। केस प्रोसीडिंग के दौरान ही इन दोनों के बीच में कुछ आपसी रिलेशंस हुए, इंटरकोर्स हुए, और ये बच्चा उनका रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोर्ट ने एक फैक्ट तो को पकड़ा है, खुद से वो फैक्ट डिस्प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे डिस्प्रूव किया जा सकता है। बट आप एक बात बताओ, ये जो कंक्लूसिव प्रूफ था, जो आप इसी का सेक्शन हमने 82 में बोला, वहाँ पे तो मैंने वीडियो भी डाल दिया कि हाँ 7 ईयर्स का बच्चे ने उस क्राइम को किया है, उस बच्चे ने कन्फेशन भी कर दिया, उस बच्चे ने रिटर्न भी दे दिया, आई विटनेस भी मिल गया, जिसको उसने अटेम्प्ट टू मर्डर, शायद अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो, तो अटेम्प्ट टू मर्डर जिसको किया वो बच गया, शायद उसने भी एक एविडेंस दी कि हाँ इस बच्चे ने मुझे छुरा भोंका था। तो भी कोर्ट क्या इसे गिल्टी मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि कंक्लूसिव प्रूफ। भाई आप माथा पीट लो, जो करना है कर लो, इसको कोर्ट कंक्लूसिव प्रूफ ही मानता है। लेकिन एक जगह पे इसको, जो बच्चा है 7 ईयर्स का, उसको गिल्टी मानेगा कब? अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूँ कि जो बच्चा है वो 7 ईयर्स का नहीं है, 8 ईयर्स का है, तो कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं जाएगा, वो सेल्फ प्रिज्यूम में प्रिज्यूम में चला जाएगा, क्योंकि 7 ईयर्स को ही कंक्लूसिव प्रूफ में माना था। उसे 1 ईयर्स अगर बढ़ गया है बच्चे का, कि दिखने में 7 ईयर्स का लगता है लेकिन वो 7 ईयर्स का नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट्स या कुछ भी इशू कर दिया गया, तो क्या होगा, उसको बदला जा सकता है। तो वो इरेबुटेबल से कहाँ कन्वर्ट हो गया, रिबुटेबल में।